હવે મેથ્સના અનંત શિખરોને કરી શકશો તમે સર, કારણ કે તમારી સાથે છે આશિષ સર. વેલકમ ટુ ધીસ અમેઝિંગ પ્લેટફોર્મ એવીઝ અનંત્ય मैथ वेयर टुगेदर विच हैज एक्सीलेंस इन मैथमेटिक्स टुवर्ड्स इंफिनिटी. कैसे हो बच्चों? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट एंड बाइनोमियल थ्योरम आप खत्म कर चुके हो एंड अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज. जैसा कि मैंने आपको कमिट किया था कि मैं कुछ चैप्टर्स आपके बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन 6 हफ्तों में खत्म करने जा रहा हूं. उसमें से शुरू करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज. सीक्वेंस एंड सीरीज को तकरीबन मैं 3 लेक्चर्स में खत्म करने की कोशिश करूंगा, जिसमें सीक्वेंस एंड सीरीज के बेहतरीन शॉर्टकट्स आपको मिल जाएंगे. जैसा कि आपको पता है कि जेई में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो पिछले 7 सालों में देखे गए हैं, क्लास 12 से वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखे जाएंगे या मिलेंगे वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री से, और क्लास 11 से वो मिलेंगे बाइनो और सीक्वेंस सीरीज, जहां पे क्लास 11 से हम बाइनो खत्म कर चुके हैं और अभी शुरू करने जा रहे हैं सीक्वेंस सीरीज. वेक्टर एंड 3D में इतने शॉर्टकट्स नहीं है, इसलिए हम उसे सीरीज में नहीं ले रहे हैं. वेक्टर, और कई बच्चों के मैसेज भी आए थे कि सर क्या आप ऐसा कुछ हमें वेक्टर 3D के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं. वेक्टर 3D में क्वेश्चंस की पैटर्न्स होती है, अगर वो पैटर्न्स को आप पकड़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा. उसके बाद इजी और हाई स्कोरिंग चैप्टर जो था मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, वो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है, एंड जिससे काफी रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं लाइक क्रैमर्स रूल वाले, वो भी मैंने आपको दिखाया कि विदाउट क्रैमर्स रूल आप कैसे कर सकते हैं. सीक्वेंस एंड सीरीज में आज के लेक्चर 1 में हम कुछ ये चीजें कवर करेंगे. पहले एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा दिखाऊंगा कि जो एपी प्रॉपर्टीज की मदद से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं. मतलब अगर आपकी एपी जीपी एचपी की प्रॉपर्टीज आपको पता है तो क्वेश्चंस आपके लिए काफी आसान हो जाते हैं. तो अगर वो प्रॉपर्टीज आपको क्लियर नहीं है तो प्रॉपर्टीज को अच्छे से क्लियर करें, वो ऑलरेडी आपको आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स ने दी होंगी. उसमें से एक मिडल टर्म का एक शॉर्टेस्ट अप्रोच है जो एग्जाम में आपकी आधी मिनट बचा सकता है तकरीबन, या अगर आप कैलकुलेशन में स्लो हैं तो 1 मिनट तक आपकी बच सकती है. जी हाँ, तो मिडल टर्म का मैं डायरेक्ट अप्रोच आपको दूंगा फॉर बाइनो, एज वेल एज वो डायरेक्ट अप्रोच मैं आपको दूंगा फॉर सीक्वेंस सीरीज. कि भाई सीक्वेंस में अगर आपको एपी दिया जाए, जीपी दिया जाए, कोई भी सीक्वेंस दिया जाए, तो उसके मिडल टर्म के लिए आप क्या कर सकते हैं, बाइनो के लिए क्या कर सकते हैं. सीक्वेंस एंड सीरीज के जैसा कि मैंने आपको लॉन्च वीडियो में बताया था, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो ट्रायल एंड एरर अप्रोच से बहुत ही आसानी से हो जाते हैं. उसमें से एक क्वेश्चन अभी के लिए मैंने आपको उठाया है, वो पर्टिकुलरली क्वेश्चन मींस का है पर काफी अच्छा क्वेश्चन है, और वो ट्रायल एरर मैं आपको उसमें दिखाऊंगा. तो वैसे ट्रायल एरर आप बहुत सारे सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चंस में कर सकते हैं. ये मेथड की मैं बात करूं, पर्टिकुलरली ये मेथड मैंने बच्चों से सीखी है कि जब मैं सीक्वेंस सीरीज के बहुत बेहतरीन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बच्चों को कराता हूँ, सब बच्चे बोलते हैं कि सर क्या इसमें ऐसा कर दे तू, सर इसमें ऐसा कर दे तू. तो उसको आप अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं. और इस लेक्चर का एंड में करूंगा आपको एपी के कॉमन टर्म्स वाले क्वेश्चंस दिखा के. जी हाँ, कई बार ये एपी के कॉमन टर्म्स वाले क्वेश्चन देखे गए हैं. ये जो एपी के कॉमन टर्म्स वाले क्वेश्चन है, इनमें आप जो भी आपकी मेथड उसे भी फॉलो कर सकते हैं, और एक शॉर्टेस्ट अप्रोच है वो एक एडवांस के पीवाईक्यू के साथ मैं आपको दिखाऊंगा. आइए शुरू करते हैं. लेट अस स्टार्ट विथ पीवाईक्यू ऑफ 2023. 2023 का ये क्वेश्चन है, एपी का है. लेट a1 इज इक्वल टू 8, a2 a3 an bn ap, ये n टर्म्स एपी में दिए गए हैं. इफ द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स इज 50, ये एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स का सम आपको 50 दिया गया है, and the sum of its last 4 terms is 170, last 4 terms का sum 170 दिया है. then product of its middle 2 terms. अब middle 2 terms आपको निकालने के लिए जाहिर सी बात है कि पूरी AP पता होनी चाहिए. पूरी AP पता होने के लिए आपके पास फर्स्ट टर्म, डिफरेंस या फिर नंबर ऑफ टर्म्स, इतनी चीजें होनी चाहिए. टोटल 3 चीजें होनी चाहिए. फर्स्ट टर्म आपके पास है, मतलब ले दे के आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं. द मोमेंट यू गेट दिस 2 एंटिटीज आपका काम हो जाएगा. जनरली यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, पहली कंडीशन फर्स्ट 4 टर्म्स का सम 50 दिया है, वहां से एक इक्वेशन मिलेगा ए एंड डी के टर्म में, जहां पे ए तो है ही, एन और डी के टर्म में एक इक्वेशन मिलता है. सेम चीज लास्ट 4 टर्म्स का सम 170, उसके लिए दूसरा इक्वेशन निकालते हैं, अगेन जो एन और डी के टर्म में मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म का यूज हम कहीं ना कहीं से कर सकते हैं. लास्ट टर्म होती है, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं. तो वहां से एक एन डी का इक्वेशन मिलेगा. जब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तब एन और डी मिलता है. दिस इज ओजी अप्रोच जो जनरली बच्चे करते हैं या जनरली कराया जाता है.
अब यहाँ पे अगर आप एपी की एक प्रॉपर्टी को याद करें तो एपी की एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म, इन दोनों का सम सेम होता है। या फिर मैं आपको बोलूं nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड nth टर्म फ्रॉम एंड, उन दोनों का सम सेम होता है, विच इज सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। राइट, तो उसका बेहतरीन यूज कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए आपका जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है बच्चों, वो पहले स्टेटमेंट को अगर मैं लिखूं सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स इज 50, सो कैन आई राइट फर्स्ट टर्म इज a, सेकंड टर्म इज a plus d, थर्ड टर्म इज a plus 2d एंड फोर्थ टर्म इज a plus 3d, जिनका सम आपको दिया गया है 50। उसी तरीके से सम ऑफ इट्स लास्ट फोर टर्म्स इज 170। मान लीजिए लास्ट टर्म l है, तो यहां से जो लास्ट फोर टर्म्स तक मैं जाऊं l माइनस डी, l माइनस 2d, क्योंकि अगर स्टार्टिंग से एंड तक कॉमन डिफरेंस d है तो एंड से स्टार्टिंग तक कॉमन डिफरेंस माइनस डी हो जाएगा। ये हो जाएगा l माइनस 3d जो आपको दिया है 170। अब इन दोनों सीरीज को अगर मैं एड ऑन कर दूं तो आप गौर से देखिए, यहाँ पे सम आपको a प्लस एल मिलेगा, उसके नेक्स्ट में भी आपको सम a प्लस एल मिलेगा, वही a प्लस एल इधर, वही a प्लस एल इधर। मैं इसे आसानी से 4 टाइम्स a प्लस एल लिख सकता हूं, जो आपको मिल जाएगा 220। तो यहां से बच्चों आपको a प्लस एल के बारे में एक रिलेशन मिल जाएगा, एंड जहां पे आप जानते ही हैं कि जो a है वो 8 है, तो a की वैल्यू जैसे आप 8 रखेंगे आपको लास्ट टर्म मिल जाएगी। मोमेंट द मोमेंट आपको लास्ट टर्म मिल रही है, लास्ट टर्म में अगेन आप a प्लस एन माइनस वन डी की फॉर्मूला अप्लाई करके n को निकाल सकते हैं। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट अप्रोच विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन गेट वैल्यूज ऑफ a एंड n। अगर ये आपको क्लियर है, अब जो मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा पहला पर्पस जो क्वेश्चन का था कि अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो क्वेश्चंस काफी आसान हो जाएंगे, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे कि जहां पे प्रॉपर्टीज लगाने से आपका काम आसान हो जाता है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में सबसे पहले आप सारी प्रॉपर्टीज को याद कर लें, प्रॉपर्टीज की प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। फिर ये क्वेश्चन खत्म करने के लिए आपको मिडल टू टर्म्स चाहिए। अब मिडल टू टर्म्स भी निकालना आसान है, वंस यू गेट नंबर ऑफ टर्म्स। आपको बस देखना है नंबर ऑफ टर्म्स इवन है कि ऑड। जाहिर सी बात है नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो एक ही मिडल टर्म होगी, और नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो दो मिडल टर्म होगी। तो ये मिडल टर्म को ढूंढने के लिए यू कैन यूज दिस अप्रोच। लेट मी शो यू दैट अप्रोच। मिडल टर्म को यूज करने के लिए मिडल टर्म वाले क्वेश्चन आपको दोनों जगह दिखेंगे, बाइनोमियल थ्योरम में भी और सीक्वेंस एंड सीरीज में भी। मैं आपको दोनों में दिखाने की कोशिश करता हूं। मिडल टर्म अगर आपको कोई भी सीक्वेंस की पूछी जाए, जस्ट यू डू वन थिंग, आप n/2, n+1/2, n+2/2 को ढूंढे। इन तीन टर्म्स को आप ढूंढे विदाउट थिंकिंग n इज इवन और ऑड। इनमें से जो भी आपको इंटीजर आंसर मिलेगा, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स वो या जो भी उसका रैंक होगा वो तो इंटीजर ही होगा, इसमें से जो भी आपका इंटीजर होगा वो आंसर होगा। इन अ सेम वे जब बाइनोमियल थ्योरम में मिडल टर्म पूछी जाए तो आप n/2, n+1/2, n-1/2 को निकाल दें। इन तीनों में से जो भी आपका इंटीजर आएगा वो वैल्यू आपको r की वैल्यू लेनी होगी। बाइनोमियल कोएफिशिएंट में आप ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं बाइनोमियल थ्योरम में, कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में मिडल टर्म का कोएफिशिएंट, या फिर उसे दूसरे अल्फाज में ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी बोला जाता है।
अगेन मैं ग्रेटेस्ट बाइनोमियल टर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूं। और ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट वो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट होता है। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल टर्म ढूंढने के लिए अलग मेथड है, उसका भी एक शॉर्टकट है जो हमने शॉर्टकट सीरीज में कवर इसलिए नहीं किया क्योंकि अब जो मैंने देखा, हालांकि सभी टीचर्स अब उसी मेथड से करा रहे हैं, पहले ओजी मेथड होती थी, पर अब ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट के मैंने जितने भी ऑलमोस्ट अभी जो रिसेंट टीचर्स जो करा रहे हैं वो उसी मेथड से करा रहे हैं। फिर भी अगर आपको वो जानना हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको कराऊंगा। n+1/1 b बाई ये बोलो, x बाई ये बोलो, जिस तरीके से आपने लिखा हो वैसा ही कुछ आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर उसमें भी आपको चाहिए तो आप मुझे बताइएगा। तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज डिफरेंट, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल टर्म इज डिफरेंट। सो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट के क्वेश्चंस के लिए ये बाइनोमियल थ्योरम में आप r लेके शुरू करेंगे और वो जो r होगा वो होगा n-1/2, n/2, n+1/2। कुछ एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए n आपके पास है और ये r रखेंगे तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट NCR हो जाएगा, राइट। या फिर बाइनोमियल एक्सपांशन में जो मिडिल टर्म होगी उसमें TR+1 में r की वैल्यू आप ये रखेंगे, ठीक है। नाउ फर्क इतना है, यहाँ n/2, n+1/2, n+2/2 है, इधर n+2/2 की जगह n-1/2 है। नाउ सपोज आई एम टेकिंग n(13), अगर मैं n13 ले रहा हूं तो यहाँ पे हो जाएगा 13/2, 13+1 14/2, 13+2 15/2। तो ये आपकी 7th टर्म जो होगी वो मिडल टर्म हो जाएगी फॉर 13। n=13 अगर इधर रखूं तो 13-1/2 which is 12/2, 13/2, 13+1/2 which is 14/2। ये 7th हो जाएगा, 6th हो जाएगा। क्योंकि बाइनोम में होता क्या है बेटा, जब आप n=13 लेते हैं बाइनोमियल एक्सपांशन में, जो सपोज मैं a+b की पावर n लिखता हूं, तो उसके एक्सपांशन में n+1 टर्म्स होते हैं, मतलब n13 लेके टर्म्स जो होते हैं वो 14 हो जाते हैं। तो 14 टर्म्स में ये आपकी मिडल टर्म 2 मिल जाती है, ठीक है। और सीक्वेंस सीरीज में तो n नंबर ऑफ टर्म्स है, इधर n एक्सपांशन है, n आपके नंबर ऑफ टर्म्स है। होप दिस इज क्लियर टू यू, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। बाकी सेम काम आप इवन के लिए कर सकते हो। सपोज एक दूसरा एग्जांपल में लेने की कोशिश करता हूं, कि दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं n=14। तो सीक्वेंस सीरीज में कोई भी सीक्वेंस में अगर आपको मिडल टर्म निकालनी हो तो 15/2, 16/2, जो इधर आपकी हो जाएगी 7th और 8th टर्म, क्योंकि इधर नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आपकी इवन टर्म्स है। और वही काम आप बाइनो में करेंगे तो बाइनो में नंबर ऑफ टर्म्स अब 15 हो जाएंगी, जो कि ऑड हो जाएंगी। तो 14-1/2 विच इज 13/2, 14/2, 14+1 विच इज 15/2, एंड सिंस ऑड हो जाएंगे तो यहाँ आपको बस एक ही मिलेगा। तो आई होप अब मिडिल टर्म वाले क्वेश्चंस आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। और यहाँ पे मैं मिनिमम आपके 30 सेकंड से मैक्सिमम 60 सेकंड्स क्वेश्चन में बचा रहा हूँ। और जो स्टूडेंट्स 99.99 पीआर के लिए मेहनत कर रहे हैं तो उनको पता चल रहा होगा कि 1 मिनट भी बचाना कितना कीमती है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, होप दिस इज क्लियर टू यू। जेईई मेंस 2023 का ये क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मैं 2 टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन था कि जहां पे आप कैसे प्रॉपर्टी से आसान कर सकते हैं और मिडल टर्म का यूज कैसे कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ट्रायल एरर अप्रोच, किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चंस में, आइए समझाता हूं। तो 2023 का ये क्वेश्चन है, अगर आप इसे गौर से देखें तो यहां आपको दिया गया है A1 and A2B2 arithmetic means, G1, G2, G3B 3 geometric means of 2 distinct positive numbers। 2 पॉजिटिव नंबर्स कौन से वो आपको दिया गया नहीं है, और वहां से कुछ ये सारे जियोमेट्रिक मीन का एक एक्सप्रेशन है और उसकी वैल्यू आपको सारे ऑप्शन में दी गई है, और सभी ऑप्शंस में एरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन का है। मैं सेकंड और थर्ड लेक्चर में से किसी एक लेक्चर में मीन्स के बारे में डिस्कस करूंगा, आपको मीन्स और मीन्स के रिलेटेड इनइक्वालिटीज एकदम शॉर्टेस्ट वे में कराऊंगा। जी हाँ, जिसके क्वेश्चंस काफी देखे गए और वो आपका सबसे फेवरेट पार्ट होने वाला है। अब ये क्वेश्चन को जनरली बच्चे कैसे करते हैं, 2 पॉजिटिव नंबर्स एज्यूम करते हैं A एंड B, फिर इंसर्शन ऑफ n एरिथमेटिक मीन, इंसर्शन ऑफ n जियोमेट्रिक मीन की मेथड होती है कि भाई साहब अगर मुझे n एरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं तो पहले मैं d निकालूंगा, b माइनस a अपॉन n+1, फिर a k मेरा होता है a प्लस के डी,
एन जियोमेट्रिक मीन अगर मुझे इंसर्ट करने हैं तो उनका कॉमन रेशियो निकाला जाता है b बाई ए टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1। फिर केथ geometric mean that is gk is found by putting a r to the power k। इस तरीके से करके आगे बढ़ते हैं और ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब इसी को अगर आपको ट्रायल एरर से करना है, जस्ट डू वन थिंग। आपको यहाँ पे जो सीरीज बोली गई है वो किस तरीके से सीरीज है, तो कि भाई साहब a और b के बीच में दो एरिथमेटिक मीन है a1 a2 और इन्हीं a और b के बीच में समथिंग 3 जियोमेट्रिक मीन है। तो आप सबसे पहले सबसे आसान सी या सबसे छोटी सी एक जीपी बनाने की कोशिश करें। सपोज मैं ए की वैल्यू ले रहा हूं 1, तो जीपी के लिए कॉमन रेशियो 2 ले लो, तो ये 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। अब ये ए और बी को 1,16 रखते हुए a1 a2 ढूंढे, दो मीन इंसर्ट करने हैं, तो डी आपका हो जाएगा 16 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 दैट इज 3। 15 बाई 3 तो डी हो जाएगा 5। 1 प्लस 5 6 6 प्लस 5 11। अब ये सारी वैल्यूज आप इस एक्सप्रेशन में रखें और इनका जो भी आंसर आएगा ये सारी वैल्यूज ऑप्शंस में रखें और ट्रायल एरर अप्रोच से कनेक्ट करें। यू आर गोइंग टू सी मच डिफरेंस बिटवीन दिस टू मेथड्स। जी ये ओजी मेथड जो है ये आपकी बहुत ही बड़ी मेथड होने वाली है, बहुत ही लेंथी होने वाली है, और इसे आप जेंजी मेथड बोलो, हिट एंड रन बोलो, ट्रायल एंड एरर बोलो, इससे आपका काम यूं हो जाएगा। तो फटाफट ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करें और कमेंट करें आपका आंसर। उम्मीद करता हूं आपने आंसर ढूंढ लिया होगा एंड आपको काफी मजा आया होगा। नाउ लेट मी शो यू द मेथड फॉर क्वेश्चंस ऑफ फाइंडिंग कॉमन टर्म्स ऑफ एपी या सम ऑफ कॉमन टर्म्स ऑफ एपी। दो क्वेश्चन मैंने लिए हैं, एक जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन लिया है और दूसरा क्वेश्चन मैंने जेई एडवांस 2019 का लिया है। जेई मेंस 2020 का जो क्वेश्चन है ये हम ओजी मेथड से करेंगे। इसमें एक ही मेथड है, दो एपी के कॉमन टर्म निकालो या फिर सम ऑफ कॉमन टर्म्स निकालो। और जब ये जो मैं आपको शॉर्टकट मेथड या एक मस्त अप्रोच दिखाने जा रहा हूं वो 3 एपी के लिए है। तो 3 एपी वाला ये एडवांस का लिया, पर मेंस में भी आते हैं, आपको दिख जाएंगे वो क्वेश्चंस। अभी के लिए मैंने एडवांस का लिया ताकि आपको पता चले, आपको एडवांस का डर जिन बच्चों के मन में है वो निकले कि भाई एडवांस कोई अलग चीज नहीं है, पर्टिकुलरली फॉर मैथ, क्योंकि काफी एडवांस के पुराने क्वेश्चंस के टुकड़े कर करके जेई मेंस में पिछले कई सालों में आ रहे हैं। आइए देखते हैं। सो द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू दिस टू एपीज, जब भी दो एपीज आपको दी जाए तो दोनों एपीज को पहले लिख दे। AP1 आपके पास है 3 7 11, 3 प्लस 4 7 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 4 19, 19 प्लस 4 23, 23 प्लस 4 27। वहां तक कुछ टर्म्स लिखें जब तक आपको आइडिया ना आ जाए कि दो एपी में पहली कॉमन टर्म आपको मिल जाए। AP2 को देखें, 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 7 23, 23 प्लस 7 30 and so on, and the last term is something like 709। अब सबसे पहला काम आपका यहाँ पे होता है फर्स्ट कॉमन टर्म को आइडेंटिफाई करना। दोनों एपी को गौर से देखिए तो फर्स्ट कॉमन टर्म आपको 23 दिख रही है, राइट। आई एम शोइंग यू द ओजी अप्रोच। सबसे पहले आप फर्स्ट कॉमन टर्म को आइडेंटिफाई करेंगे। वंस यू आर गेटिंग फर्स्ट कॉमन टर्म, देन यू आर गोइंग टू फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द कॉमन एपी। समझिएगा यहाँ पे एकदम थंब रूल है, पहली एपी का आप कॉमन डिफरेंस और दूसरी एपी का कॉमन डिफरेंस आप लिख दें। जैसे कि पहली एपी का कॉमन डिफरेंस था 4, दूसरी एपी का कॉमन डिफरेंस था 7। तो जो आपकी कॉमन एपी बनने वाली है उसका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो इन दोनों डिफरेंसेस का एलसीएम होगा। डी विल बी एलसीएम ऑफ D1, D2। अब D1 आपके पास है 4, D2 आपके पास है 7, सो एलसीएम ऑफ 4, 7 विल गिव यू 28। और ये हर बार अप्लाई होगा, चाहे वो 2 एपी दी जाए, 3 एपी दी जाए, 4 एपी दी जाए, आप डायरेक्टली सभी डिफरेंसेस का कॉमन एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कॉमन एपी आपकी शुरू होगी 23 से
उसमें आप कॉमन डिफरेंस 28 जब ऐड करेंगे, अगर मैं इसमें 30 ऐड करता हूं तो 53 होगा, तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट 51 होगा, और इस तरीके से चलता जाएगा। अब यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चंस होते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे पूछा गया, यू नीड टू फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स ऑफ टू एपीज, या फिर कई बार आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ढूंढना होता है सम ऑफ कॉमन टर्म्स ऑफ दिस एपी। अब मुझे सम भी ढूंढना हो तो टोटल कितना काउंट है वो ढूंढना पड़ेगा, और कॉमन टर्म्स भी ढूंढने हो तो भी टोटल कितना काउंट है वो ढूंढना पड़ेगा। तो टोटल काउंट ढूंढने के लिए आपकी ये जो कॉमन एपी की लास्ट टर्म होगी उस पे कॉमन सेंस लगाना है। कॉमन एपी की लास्ट टर्म पे कॉमन सेंस। अब जाहिर सी बात है, आप मुझे बताएं क्या लास्ट टर्म 407 या 709, इन दोनों में से मैक्स टू मैक्स कौन सी हो सकती है? जाहिर सी बात है, अगर मैं दोनों में कॉमन ले रहा हूं तो 709 तो उधर कॉमन होगा नहीं। तो जो मेरी लास्ट टर्म होगी कॉमन एपी की, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 407। बस यही सेंस आपको अप्लाई करना है कि यहाँ पे जो आपकी लास्ट टर्म होगी वो इन दोनों एपी में से जो भी मिनिमम टर्म होगी या जो भी मिनिमम टर्म होगी उससे भी छोटी होगी, या वो हो सकती है मैक्स टू मैक्स। सो नाउ 23 plus n minus 1 times d is your 28 less than or equal to 407. तो 28 times n minus 1 less than or equal to 407 minus 23, 7 minus 3 बच्चों हो जाएगा somewhat around 4, 40 minus 2 हो जाएगा 38, so this is 384, n minus 1 28 times। और अगर मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूं, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, क्या ये समझ में आ रहा है एवरीवन? तो यहाँ से n माइनस वन आपका हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 384 बाई 28, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 14, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 192, अगेन 2 से डिवाइड कर रहा हूँ 7, 9 2 जा 18 एंड 6 2 जा 12, 96 बाई 7, 7 1 जा 7, या फिर आप नॉर्मली जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट में लिखें और फिर आप उसे सिंप्लीफाई कर दे तो भी चलेगा। सो 7 1 जा 7, 26, 7 4 जा 28 होता है, तो 7 3 जा 21, और आपका बचेगा 5, 7 7 जा 14, 13.7 समथिंग। तो n लेस देन इक्वल टू 13.7 प्लस 1, n लेस देन इक्वल टू 14.7, तो कॉमन टर्म्स आपको मिल जाएंगी 14। मतलब जो कॉमन टर्म्स होंगी वो या तो 14 या 14 से कम होंगी, तो जाहिर सी बात है टोटल कॉमन टर्म्स आपको मिलने वाली है 14। क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर है? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। तो यहाँ पे कोई शॉर्ट मेथड नहीं है, दिस इज ओजी मेथड, और यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस आपको काफी देखने को मिलेंगे और वो कर पाएंगे। अब वही सेम चीज आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपको 3 एपी दी गई हो। जैसे देखें यहाँ पे, लेट एपी A, D denote the set of all terms of an infinite arithmetic progression with first term A and common difference D। बस A और D का आपको सिंबल दे रहे हैं, जहां पे D पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीजिंग एपी की बात की गई है। इफ AP 1,3 इंटरसेक्शन AP 2,5 इंटरसेक्शन AP 3,7 इक्वल टू AP A, D देन A प्लस D। तो 3 AP दी गई हैं, AP1, AP2, AP3। अब इसकी ओजी मेथड क्या होती है बच्चों, कि आप AP1, AP2, AP3 पहले दो AP से आप एक कॉमन AP निकालें बाय यूजिंग द मेथड विच वी यूज्ड इन प्रीवियस क्वेश्चन, और वो कॉमन AP और AP3 में अगेन वो मेथड एक बार और यूज करें, जिसे इटरेशन बोलते हैं, उसी को वापस यूज करें, और फाइनली एक कॉमन एपी निकालें। होप दिस इज क्लियर टू यू। और यहाँ पे सेम अप्रोच, डी आप तीनों के एलसीएम का डिफरेंस ले सकते हैं, मतलब तीनों के, सॉरी माय मिस्टेक, टंग स्लिप हो गया, डी जो आपका होगा वो तीनों एपी के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम ले सकते हैं। मैंने एलसीएम का डिफरेंस बोल दिया पर वो डिफरेंस का एलसीएम है। जैसे कि अब मान लीजिए यहाँ पे मुझे डी निकालना है बेटा, तो डी क्या हो जाएगा, डी इज नथिंग बट एलसीएम ऑफ d1 d2 d3, d1 इज नथिंग बट 3, d2 इज 5 एंड d3 इज 7। सो 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, तो ये आपका 105 एकदम आसानी से आ चुका है। होप दिस इज क्लियर टू यू, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं इन तीन के लिए यहाँ पे कौन सा शॉर्टेस्ट अप्रोच यूज कर सकता हूं, एंड गौर फरमाइएगा, बहुत खुश होंगे आप, बहुत ही मजा आएगा। आप यहाँ अंत तक बने हुए हैं ये वीडियो में, आपकी वो पूरी मेहनत वसूल हो जाएगी। जैसे पहली एपी को गौर से देखें तो 1,3 है, पहली एपी 1,3, दूसरी एपी जो है वो 2,5 है,
और तीसरी एपी जो है वो 3,7। हमें पता ही है कि इन सब का मीनिंग क्या है, राइट? हमें ये डिफरेंसेस दे रहे हैं। तो पहली एपी को अगर मैं लिखूं तो क्या मैं उसे 1 प्लस 3 टाइम्स n-1 लिख सकता हूं? दूसरी एपी को मैं 2 प्लस 5 टाइम्स n-1 लिख सकता हूं। हालांकि दो सब में n अलग होगा। जब मैं कॉमन टर्म्स ढूंढने की कोशिश करूंगा 7 टाइम्स n-1। फॉर अ टाइम बिंग ये जो तीनों में n अलग है तो n-1 भी तो अलग होगा। तो इन n-1 को मैं अलग अलग टर्म्स नाम दे देता हूं। सपोज पहले को मैं 3a नाम दे रहा हूं इस n-1 को, दूसरे को n-1 को मैं b नाम दे रहा हूं, और थर्ड में जो n-1 है उसे मैं c के टर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूं। होप दिस इज क्लियर टू यू। अब जब मुझे इनकी पहली कॉमन टर्म निकालनी है जो मेरा a होगा, तो उसके लिए इन सबको सेम होना पड़ेगा, हाँ या ना? अब इन सबको सेम मैं बारी बारी से करता हूं। अब देखिएगा इसका क्या फायदा होने वाला है। गोइंग टू लव दिस मेथड। अगर मैं पहले दो को कंपेयर कर रहा हूं तो आई एम गोइंग टू गेट 1 प्लस 3a इज इक्वल टू 2 प्लस 5b। अरे तो अगर मैं इसे देखूं, 1 उधर भेज देते हैं तो 3a इज इक्वल टू 1 प्लस 5b हो जाएगा। समझिएगा। अब इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं तो यहां से मुझे मिलेगा 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 3 प्लस 7c। 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 1 प्लस 7c। अब मुझे ए बी सी ऐसे ढूंढने हैं या किसी भी एक को ढूंढने की कोशिश करें कि सच दैट सी को 7 का मल्टीपल हो, उसमें 1 ऐड करूं तो वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 में 1 ऐड करूं तो वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। आइए तो मैं 7 के मल्टीपल्स लिखता हूं। सबसे पहले 7c को लिखने की कोशिश करता हूं। 7c की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं? सिंस ये इंटीजर ही होगा तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। अल्टीमेटली मैं 7 का टेबल ही लिख रहा हूँ, राइट? सो फिर देन 28, फिर 35, 42, 49, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 6 जा 63। पहले इतना तक ट्राई करते हैं। मान लीजिए वैसी टर्म लेनी है जिसमें एक ऐड करने से वो 5 का मल्टीपल हो। चलिए बताएं, क्या 7 में एक करने से तो नहीं, पर जी हाँ, 14 में एक ऐड करने से वो 5 का मल्टीपल हो जाएगा, 15। अब 15 में क्या एक ऐड करने से वो 3 का मल्टीपल हो रहा है? नहीं, 16 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, सो 14 इज रिजेक्टेड। फिर 28, 35, 42, 49। 49 में अगर मैं एक ऐड कर रहा हूं तो वो हो जाएगा 50, और 50 में मैं अगर एक ऐड कर रहा हूं तो 51, वो हो जाएगा 3 का मल्टीपल। सो दिस टर्म इज बीइंग एक्सेप्टेड, और ये एक्सेप्टेड में आप देख सकते हैं c की वैल्यू हो जाएगी 7। हमें बस कोई भी एक वैल्यू को पकड़े, जैसे कि मुझे यहाँ पे बस फर्स्ट कॉमन टर्म निकालनी है, तो फर्स्ट कॉमन टर्म मेरी यहाँ पे 1 प्लस 3a हो जाती है। तो 1 प्लस 3a का आंसर अगर आप ढूंढते तो 3a आपको 51 मिल चुका है। सी ओवर हियर 3a is 51 because this 51 is answer of 3a. So since 51 is answer of 3a, then first common term 1 plus 3a would be 52, right? अब वही काम आप यहाँ भी कर सकते हैं। जैसे 7c आपको मिल चुका है, 7c आपको मिला है 49, तो फर्स्ट कॉमन टर्म होगी 3 प्लस 7c, 49 प्लस 3 हो जाएगी 52। या फिर जो b आपको मिला है 5b, उसकी वैल्यू 50 मिली है, तो 50 में 2 ऐड कर दें, 52। तो फर्स्ट कॉमन टर्म आपकी हो जाएगी 52, और उसका कॉमन डिफरेंस है 105। एंड इसका सम करना तो आई गेस सबको आता है, छोटे छोटे बच्चों को भी आता है। तो इसका सम करें और आंसर कमेंट में लिखिए। बच्चों, जेई एडवांस का क्वेश्चन आपने यू सॉल्व कर दिया, एक पूरी स्लाइड की भी जरूरत नहीं पड़ी, आधी स्लाइड में आपने जेई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। सो यहाँ पे हमारा सीक्वेंस सीरीज का पहला लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल रिस्पॉन्स। बहुत ही अच्छे से तैयारी करते रहें। आपको कहीं भी कोई भी जरूरत हो आप हमें याद करें। ये सभी लेक्चर नोट्स के पीडीएफ के लिए कैसे आपको कहाँ मिलेंगी वो सब मैंने अलग से आपको समझाया हुआ है। हमारी ऐप डाउनलोड करें, कोर्स में है, बैच में है, सभी तरीके से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। आज हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज का यूज, मिडल टर्म किस तरीके से हम उसमें वक्त बचा सकते हैं, ट्रायल एरर अप्रोच, और कॉमन टर्म्स ऑफ एपी के लिए शॉर्टेस्ट मेथड। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल रिस्पॉन्स। बहुत ही अच्छे से तैयारी करते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट।